Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome to AIMS Academy, Chidawa. जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम बीएससी क्लासेज के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। तो बीएससी फाइनल मैथमेटिक्स, मैथ्स में क्या है, बीएससी के अंदर 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित, अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पेपर सेकंड जो होता है वो होता है सम्मिश्र विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पेपर थर्ड जो होता है वो होता है गति विज्ञान एवं स्थिति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। ये मैंने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बताए हैं। हो सकता है किसी अदर यूनिवर्सिटी में इनका सीरियल नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो बीएससी फाइनल ईयर की क्लास है उसमें ये 3 पेपर होते हैं। तो आज हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट जो है अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। पेपर फर्स्ट है अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अमूर्त बीजगणित जैसा कि इसका नाम है, इस नाम के बारे में देखते हम। अमूर्त बीजगणित का मतलब है कि एक ऐसा बीजगणित है जिसमें कोई चीज मूर्त न हो, दिखाई न दे। देखो जैसे आप लोगों का गुलाब देखा हुआ है, जामुन भी देखा हुआ है, लेकिन गुलाब जामुन भी देखा हुआ है। गुलाब जामुन में जो है वो आपको न तो गुलाब दिखाई देता है और न जामुन दिखाई देता है। तो गुलाब जामुन में गुलाब भी दिखाई नहीं देता और जामुन भी दिखाई नहीं देता। वही चीज अलजेब्रा की है, यानी अमूर्त बीजगणित जो है वो गुलाब जामुन की तरह है, जिसमें आपको जो भी चीज है वो क्लियर दिखाई नहीं देंगी, क्लियर दिखाई नहीं देंगी। तो अमूर्त बीजगणित के था, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीजें। तो यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर आपके सिलेबस में ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें जो इसमें काम आएंगी ग्रुप थ्योरी के अंदर उससे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक थ्योरी जैसे n होता है, n को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सभी ने बचपन में पढ़ा होगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको n से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो नंबर होते हैं n जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड 100 चलता जाएगा।
तो ये जो नंबर हैं ये भगवान ने बनाए हैं, नेचुरल नंबर जो है वो भगवान ने बनाए हैं। तो ये नेचुरल नंबर है। फिर इंसान तो इंसान है, तो उसने क्या किया, इसमें कुछ और आगे करने की कोशिश की। उसने क्या किया, इनको जोड़ के देखा, माइनस करके देखा, गुणा करके देखा, भाग करके देखा, तो और नए नंबर्स की जो है वो खोज हुई। तो जो हम जोड़, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये जो काम करते हैं इनको बोलते हैं संक्रियाएं। ये क्या हैं, संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस हैं। तो जैसे इसमें से कोई भी दो नंबर लेंगे और उनमें प्लस करेंगे। जैसे मैंने 2 लिया, 2 जो है वो नेचुरल नंबर है, 4 लिया, 4 जो है वो भी नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में प्लस लगाया, 2 + 4 तो क्या आया, 6 आया, और 6 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो प्लस जब किया तब तो हमें वापस जो भी नंबर मिला यहाँ पे प्लस करने पे 2 नंबर का, तो प्लस करने पे वापस नेचुरल नंबर ही मिल गया। लेकिन जब माइनस किया गया कि 2 - 4 किया तो क्या मिला, -2 मिला। और माइनस के जो संख्याएं हैं वो n में नहीं है, क्योंकि n में तो क्या है, सब के सब प्लस की संख्याएं हैं। तो -2 संख्या वो n में नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू n में बिलोंग नहीं करता। तो एक नए नंबर का जन्म हुआ z का, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, इसको z और i से भी लिखते हैं। कई जो है वो z से लिखते हैं, कई जो है वो i से लिखते हैं। तो z जो है इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो मैंने मैंने बताया नेचुरल नंबर का सेट जिसमें नंबर थे 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं जेड या आई की, जिसके अंदर नंबर होते हैं 0 + -1, प्लस वाले भी होंगे और माइनस वाले भी होंगे, +- 2 + -3 एंड सो ऑन। तो ये हुआ जेड। तो नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर से जेड आया। जेड के बाद जब प्लस किया या माइनस किया तो हमें जेड मिला, जो भी एन थे उनमें से। लेकिन जब गुणा किया कि 2 को नेचुरल नंबर है और ये जो जेड वाला है वो जेड की बात आ गई, अब हमारे पास जेड आ गया। तो 2 जो है वो अगर जेड में मानूं मैं और 3 जो है वो जेड में मानूं और इन दोनों को गुणा करूं तो मुझे जेड में नंबर मिल जाएगा। कि प्लस का नंबर लेंगे तो मुझे प्लस का मिल जाएगा, माइनस का लेंगे तो कोई माइनस का मिल जाएगा। लेकिन जब इसको भाग किया गया तो भाग किया तो 2/3 मिला और 2/3 मिला तो एक नई मुसीबत आई कि 2/3 तो जेड में नहीं है, क्योंकि जेड में तो 2 है या 3 है, तो ये जेड में नहीं है और ये जेड में नहीं है। तो एक नए नंबर का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसका नाम है क्यू में क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। कि 2/3 टाइप की जो संख्या होती है परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो क्यू में जो है इसमें p/q टाइप के नंबर होंगे, सच दैट p और q जो है वो किस में बिलोंग करेंगे, z में बिलोंग करेंगे। और यहां जो q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हुई परिमेय संख्याएं। उसके बाद आए इरेशनल नंबर्स, जिसको QC से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं आई। तो इसके बाद हम देखते हैं R जो होता है वो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी आती हैं, यानी इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। कि R का मतलब होगा Q यूनियन QC। तो ये हुआ R। उसके बाद थोड़ा सा और
मामला बढ़ा और वास्तविक संख्याओं से किसका निर्माण हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम्मिश्र संख्याओं का, समुच्चय का। तो सी से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर a प्लस आइटा बी टाइप के नंबर होते हैं, सच दैट जहां a और b जो है वो रियल नंबर होते हैं और आइटा जो है उसके बराबर होता है √-1। तो ये थी कुछ संख्याओं के बारे में बेसिक चीजें। इससे पहले मैंने बताया था आपको प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये जो है ये होती हैं संक्रियाएं, ऑपरेशंस, संक्रियाएं, ऑपरेशंस। अब हम चलते हैं, ये तो था बेसिक। अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर कि यूनिट फर्स्ट जो है उसमें ये सब चीज़ें काम में आएंगी। रियल नंबर्स काम में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स काम में आएंगे, नेचुरल नंबर काम में आएंगे, रेशनल, इरेशनल वगैरह सब चीज़ें काम में आएंगी और ये जो संक्रियाएं हैं ये भी काम में आएंगी। तो संक्रिया जो है वो एक होती है द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया। जैसा कि इसका नाम है द्विचर संक्रिया, यानी द्विव का मतलब दो, चर का मतलब चर और संक्रिया का मतलब आपको बता ही दिया कि दो चरों के मध्य लगने वाली जो संक्रिया है उसे हम क्या बोलेंगे? द्विचर संक्रिया बोलेंगे। लेकिन ये हमारी देसी भाषा में हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग द्विचर संक्रिया क्या होती है? तो द्विचर संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। हालांकि मैं साथ साथ कुछ वर्ड लिख रहा हूं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम के अलग से वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे। अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यूजफुल हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए हम अलग से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश नए वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे। तो द्विचर संक्रिया से पहुंचने से पहले हमने जैसे जेड की बात की, जेड जो था जिसके अंदर क्या नंबर था? 0 +-1 +-2 +-3, ये सब टाइप के नंबर थे, यानी ये था पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसके कोई भी दो चर उठाऊं, जैसे मैंने बोला कि कोई भी दो अवयव उठाऊं कि जैसे 2 है वो जेड में है, 5 जो है वो भी जेड में है और इन दोनों के बीच में कोई संक्रिया लगाऊं प्लस, तो 2 + 5 जो वो 7 आएगा और 7 जो है वो भी जेड में है। तो यहां जो नंबर आ रहा है वो अगर जेड में आ रहा है तो ये जो प्लस संक्रिया है आपकी ये जेड के अंदर क्या होगी? द्विचर संक्रिया बनेगी। और अगर ये जो नंबर है वो जेड में बिलोंग नहीं करे तो ये जो प्लस है वो आपकी द्विचर संक्रिया नहीं बनेगी, द्विचर संक्रिया नहीं बनेगी। तो जेड के कोई भी नंबर उठाएंगे हम और उनमें प्लस करेंगे तो हमेशा हमें जेड का ही नंबर मिलेगा, और जेड का नंबर मिलेगा इसका मतलब ये जो जेड में है जो प्लस है वो एक द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। तो बात करते हैं उसकी परिभाषा की, द्विचर संक्रिया होती क्या है? कि द्विचर संक्रिया की परिभाषा की बात करें हम तो इसके लिए कि मान ले हम S जो है वो कोई भी एरिक समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, S कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम एक फलन बनाए F जो किससे बनाए? S क्रॉस S से S के अंदर परिभाषित हो। इस टाइप का जो फलन होगा उस फलन को हम क्या बोलेंगे? एक द्विचर संक्रिया बोलेंगे। कब? यदि F के ऊपर मैं S क्रॉस S का अवयव A, B लगाऊं, क्योंकि S क्रॉस S में A, B टाइप के अवयव होंगे, और वो लगाने पे सपोज करो मुझे उसकी इमेज मिली कोई C आया और ये C जो है वो भी किसका में होना चाहिए? S में होना चाहिए, S का एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर ये जो नंबर आए, इसकी जो इमेज आए वो इमेज अगर S के अंदर है तो ये जो संक्रिया है वो द्विचर संक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। तो अलजेब्रा में हम द्विचर संक्रिया को स्टार से लिखते हैं, स्टार S क्रॉस S2S। इसका मतलब ये है कि अगर A कोई नंबर है वो S में है और B कोई नंबर जो है वो S में है, इन दोनों के बीच में मैं संक्रिया लगाऊं
स्टार ए स्टार बी, तो ये जो भी ए स्टार बी आया वो एस के अंदर होना चाहिए, वो एस के अंदर होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो एस में जो स्टार है वो एक द्वितीय संक्रिया बनेगी, वरना नहीं बनेगी। जैसा कि मैंने जेड का एग्जांपल लेके बताया था कि 2 जो है वो जेड में है और 5 जो है वो जेड में है, तो मैंने 2 + 5 किया था तो 7 आया था, और 7 भी किस में था, जेड में था, तो जेड में प्लस क्या है, द्वितीय संक्रिया है। अगर ये 7 जेड में नहीं आता तो द्वितीय संक्रिया नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है द्वितीय संक्रिया। तो अगर ऐसा हो जाए कि वो जेड का एलिमेंट आ जाए तो द्वितीय संक्रिया बनेगी, और इसको बोलेंगे हम ये द्वितीय संक्रिया जो वो इसके अंदर संवर्त है, तो इसको बोलते हैं संवर्त गुणधर्म। तो अब कुछ नियम बता रहा हूं मैं आपको, जो हालांकि आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो थोड़े बहुत, कि पहला था संवर्त गुणधर्म जो मैंने आपको बता दिया, संवर्त गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कि संवर्त गुणधर्म में क्या होगा कि अगर जेड है मेरे पास और प्लस कोई द्वितीय संक्रिया उसके अंदर, तो इसका मतलब यह है कि जेड में मैंने कोई भी 2 लिया और जेड में मैंने कोई भी 5 लिया, तो मैंने दोनों को प्लस किया तो 7 आया, और 7 जेड में बिलोंग करता है। अगर ऐसा हो जाए जेड का एलिमेंट आए तो हम बोलेंगे जेड में प्लस जो है वो एक द्वितीय संक्रिया संवर्त है, जेड में द्वितीय संक्रिया संवर्त है, द्वितीय संक्रिया संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। उसके बाद जेड के अंदर एक अवयव होता है जो यूनिक होता है, 0 अपने आप में एक अद्वितीय नंबर है, तो 0 जो है वो यूनिक होता है। तो जेड में जो 0 है यानी 0 जेड में बिलोंग करता है, तो ये 0 जो है वो प्लस करेंगे हम किसी भी नंबर में तो वापस हमें वही नंबर मिलेगा। जैसे 2 में मैं 0 प्लस करूं तो मुझे वापस 2 मिला, चाहे मैं 0 में प्लस 2 करूं तो भी मुझे 2 मिलेगा, चाहे मैं 3 में प्लस 0 करूं तो भी मुझे 3 मिलेगा, चाहे मैं 0 में प्लस 3 करूं तो भी मुझे 3 मिलेगा। तो जेड का अगर कोई भी नंबर उठाओगे आप, चाहे प्लस के चाहे माइनस के, जैसे मैं माइनस का लेता हूं, -5 में अगर 0 करूं तो मुझे -5 मिलेगा, यानी वापस वही नंबर मिलेगा। चाहे 0 में मैं प्लस -5 करूं तो भी मुझे वापस -5 मिलेगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको जेड के एलिमेंट्स में हम जोड़ेंगे तो वापस हमें वही नंबर मिलेंगे, और वही नंबर मिलेंगे तो इसलिए इस 0 को जो है बोला जाता है तत्समक अवयव, इसे हम बोलते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तो 0 जो है वो तत्समक अवयव है, लेकिन किसके लिए, प्लस संक्रिया के लिए, संक्रिया के लिए तत्समक बोलेंगे हम। अगर संक्रिया चेंज कर देंगे तो तत्समक जो अवयव है वो भी चेंज हो जाएगा, तो ये है तत्समक। तो तत्समक का मतलब चल गया। संक्रिया चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूं और उसमें गुणा ले लूं, संक्रिया ले ली मैंने गुणा, तो गुणा के लिए कि मैं 1 को किससे गुणा करूं कि वापस मुझे 1 मिल जाए, तो मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे 2 मिल जाए, तो 1 से करना पड़ेगा। तो संक्रिया चेंज होती है, नंबर भी चेंज हो गया। तो गुणा के लिए आप किसी भी नंबर को 1 से गुणा करोगे, नेचुरल नंबर को, तो वापस वही नेचुरल नंबर मिलेगा आपको। तो गुणा के लिए जो संक्रिया है, गुणा जो संक्रिया है उसके लिए जो तत्समक अवयव वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, वो बनेगा 1। तो जैसे संक्रिया चेंज होगी वैसे आपका तत्समक अवयव भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम हमेशा में नहीं बोल सकते कि 0 तत्समक होगा। तो ये था तत्समक अवयव। अब आगे जो गुणधर्म है वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम धीरे धीरे मैं आपको ग्रुप की तरफ लेके जा रहा हूं। तो प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव का मतलब क्या है, प्रतिलोम अवयव का मतलब यह है कि जैसे हम n की बात कर रहे हैं, जेड की बात कर रहे हैं, जेड प्लस की बात कर रहे थे, n तो बीच में आ गया था, तो जेड प्लस की बात कर रहे थे, तो जेड में जो नंबर थे वो हमारे क्या थे, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन चल रहे थे। और इसके लिए मैंने तत्समक बताया आपको 0, तो अलजेब्रा में हम तत्समक को ई से लिखेंगे,
कि ई जो है, ई को बोलते हैं तत्समक अवयव, यानी ये सिंबल है तत्समक अवयव। तो ई बराबर क्या है यहाँ तत्समक अवयव 0 है। तो जैसे मैंने एक उठाया जेड में से, एक जो वो जेड में बिलोंग करता है, कि एक में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे तत्समक अवयव 0 मिल जाए, मुझे तत्समक अवयव 0 मिल जाए। तो एक में मुझे प्लस करना पड़ेगा -1, तब मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ऐसे ही मैं बात करूं 2 की, 2 में मुझे प्लस करना पड़ेगा -2, तब मुझे जाके क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यानी जेड में जो प्लस के नंबर हैं उनमें अगर माइनस वाले नंबर में प्लस कर दूं तो मुझे तत्समक अवयव क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, तत्समक अवयव 0 मिल जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इस एक का जो प्रतिलोम अवयव वो -1 है, इस 2 का जो प्रतिलोम अवयव वो -2 है। यानी प्रतिलोम जो है वो किसका होगा अवयव का होगा, जबकि तत्समक जो था वो किसका था संक्रिया का था, संक्रिया का था। तो ये जो है ये किसके होंगे नंबर, अवयव जो होंगे उन अवयव के होंगे। तो अवयव चेंज होने पे तत्समक भी चेंज हो जाएगा, संक्रिया चेंज होते तो हो ही जाएगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम प्रतिलोम, प्रतिलोम। तो ये था प्रतिलोम अवयव। अब हम इतनी बात करते हैं ग्रुप के लिए, हमें सफिशिएंट चीजें मैंने बता दी आपको कि मेरे क्या क्या ये चीजें सब काम में आएंगी। तो मैंने आपको पहले आपके माइंड में ये फीड किया है कि हम प्रतिलोम किसे बोलेंगे, हम तत्समक किसे बोलेंगे, हम सामर्थ्य गुणधर्म कब होगा द्विचर संक्रिया के लिए। और एक चीज और रह गई कि द्विचर संक्रिया का हम यूज कर रहे हैं, और द्विचर का मतलब दो चरों के मध्य लगने वाली। तो नया क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 2 चर की बजाय मैं 3 नंबर ले लूं तो क्या होगा, क्योंकि आदमी के दिमाग में क्वेश्चन उठेंगे है ना, तभी तो इंसान बना, वरना जानवरों के दिमाग में नहीं उठते। तो ये जो नंबर्स हैं कि 3 के लिए क्या हुआ, तो क्योंकि संक्रिया तो मैं 2 के बीच में लगा सकता हूं, तो एक नई चीज निकल के आई जिस गुणधर्म का नाम है साहचर्य गुणधर्म या साहचर्यता, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने 1, 3, 5 ये सब जेड के लिए रखेंगे, मैं बात ही जेड की कर रहा हूं, भूल जाओ नेचुरल नंबर वगैरह। तो 1, 3, 5, लेकिन मैं संक्रिया 2 चरों के बीच में लगा सकता हूं। तो नया क्वेश्चन बना कि मैं पहले वाले 2 के बाद लगाऊं या लास्ट वाले 2 के लगाऊं। तो एक बार मैं पहले वाले 2 के लगा के देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है, एक बार मैं बाद वाले 2 के लगा के देखता हूं मुझे क्या मिलता है, कुछ तो मिलेगा है ना, मिलना भी चाहिए। तो 1 और 3 को पहले क्या करूंगा, जहां ब्रैकेट लगा उसको सोल्व करूंगा। तो 1 और 3 को प्लस किया तो मुझे मिला 4, और 4 में फिर मैं +5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 9, और 9 जो है वो किस में होना चाहिए, जेड में होना चाहिए, यानी जो नंबर आया वो जेड में है, तभी द्वितीय संक्रिया बोलेंगे। और ऐसे ही पहले मैं 3 और 5 को प्लस करूंगा, उसके बाद उसमें 1 प्लस करूंगा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3 और 5 को प्लस किया तो 8, तो मुझे क्या मिला 9 मिला, तो ये भी जेड में है। तो यानी मैंने चाहे पहले वाले 2 को प्लस किया, उसके बाद तीसरे नंबर को जोड़ा, या पहले बाद वाले 2 को प्लस किया उसके बाद पहले वाले नंबर को जोड़ा, तो मुझे हमेशा क्या मिला, दोनों नंबर बराबर मिले। और दोनों नंबर बराबर मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 + 3 + 5 किया, ये चीज 1 + 3 + 5 के बराबर है। और बराबर अगर ये है कि मतलब पहले 2 को जोड़े उसके बाद तीसरे को जोड़े, या पहले लास्ट 2 को जोड़े उसके बाद पहले को जोड़े, अगर ये बराबर आ जाते हैं तो उस गुणधर्म को बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे साहचर्य गुणधर्म होगा, और अगर ऐसा कहीं नहीं हो, जरूरी थोड़ी ना हर सेट में होगा क्योंकि आप दूसरा समुच्चय चेंज कर देंगे तो हो सकता है कहीं ये बराबर भी ना आए। धीरे धीरे सब चीजें आपके सामने आएंगी है ना, वेट करो और देखते रहो बस। तो ये जो है ये साहचर्य गुणधर्म हुआ। हम सबसे पहले संख्याओं पे गए, संख्याओं से मामला थोड़ा आगे बढ़ा, द्विचर संक्रियाओं पे आए, द्विचर संक्रियाओं से गुणधर्मों पे आए, और गुणधर्मों से अब हम थोड़ा सा और मामला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं ग्रुप के ऊपर। ग्रुप हम किसे बोलेंगे, तो ग्रुप से पहले कि मैंने आपको बताया कि जेड में जो है वो प्लस क्या थी, एक द्विचर संक्रिया थी, और इस जेड में ये जो द्विचर संक्रिया है ये एक द्विचर संक्रिया थी प्लस एक से ज्यादा द्विचर संक्रियाएं भी हो सकती हैं जेड के अंदर,
कि जेड के अंदर प्लस भी हो सकता है और गुणा भी हो सकता है, दोनों संक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं। तो अगर किसी समुच्चय में एक या एक से ज्यादा द्विचर संक्रियाएं हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या, बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति। तो अब चलते हैं ग्रुप के ऊपर। तो ग्रुप में क्या है कि जी अगर कोई भी एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले वो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए कि उसमें कम से कम तो एक अवयव होना चाहिए, कम से कम एक अवयव होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए। तो जी कोई अरिक्त समुच्चय है और स्टार क्या है, कोई द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, ये द्विचर संक्रिया है। तो जी एक अरिक्त समुच्चय है और स्टार इसमें क्या है, द्विचर संक्रिया है। तो बीजीय पद्धति जी स्टार जो है, बीजीय पद्धति जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है, एक ग्रुप कहलाता है यदि यह निम्न गुणधर्मों का पालन करे, निम्न गुणधर्मों का पालन करें। तो देखते हैं हम कौन कौन से गुणधर्म हैं। पहला गुणधर्म है संवर्तता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, संवर्तता इसी चीज के कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी। संवर्तता में क्या होगा कि हम कोई भी दो अवयव माने कि ए कोई जी के अंदर है और बी कोई जी के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएं, संक्रिया लगाएं स्टार, वो भी किसके अंदर हो, जी के अंदर हो। कि फॉर ऑल ए ऑल बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ऑल ए बिलोंग्स टू जी ऑल बी बिलोंग्स टू जी के लिए हम ए स्टार बी करें तो वो जी के अंदर बिलोंग कर जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो संवर्त गुणधर्म हो जाएगा। दूसरा मैंने जेड प्लस का एग्जांपल लेके बताया था संवर्तता। दूसरा है साहचर्यता, साहचर्यता एसोसिएटिविटी। साहचर्यता में हमें तीन अवयवों की जरूरत पड़ी थी कि तीन अवयव लिए थे। तो साहचर्यता में क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, यानी पहले हम ए और बी को संक्रिया करवाएं, उसके बाद हम सी की संक्रिया करवाएं। ये चीज बराबर आनी चाहिए कि पहले हम बी और सी की संक्रिया करवाएं, उसके बाद उससे ए की संक्रिया करवाएं। ऐसा जी के सब एलिमेंट के लिए होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यानी जी में जितने भी अवयव हैं उन सब अवयवों के लिए अगर हम ऐसा काम करें तो वो बराबर आने चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे साहचर्य गुणधर्म का पालन हो गया। तीसरा गुणधर्म है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो तत्समक में क्या है कि ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए वापस, क्योंकि ई मैंने बताया तत्समक अवयव होता है। ए स्टार ई बराबर ए, और चाहे हम ई स्टार ए करें तो भी हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए कि जी में कोई भी अवयव उठाएं हम उसको ई से संक्रिया करवाएं वापस वही अवयव आ जाए, तो अगर ऐसा जी के हर एलिमेंट के लिए हो जाए तो हम कह देंगे तत्समक अवयव वाला गुणधर्म भी क्या है, सही है, इसमें पालन हो रहा है। चौथा गुणधर्म था प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए बताया था मैंने, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स में मैंने आपको बताया था
कि प्रतिलोम अवयव क्या होता है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि जी के हर अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट, अगर मुझे वहां एक अवयव बी मिले, किसके अंदर, जी के अंदर ही, सच दैट, जिसके लिए क्या हो, ए को अगर मैं बी से संक्रिया करवाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तत्समक मिलना चाहिए। चाहे मैं बी को ए से संक्रिया करवाऊं तो मुझे ई मिलना चाहिए। तो यहां जो बी है वो बी क्या है, ए का प्रतिलोम है। मैंने बताया था एक और -1 लेके, तो जहां बी जो है वो क्या है, ए का इनवर्स है, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। अगर किसी समुच्चय जी में स्टार जो द्विचर संक्रिया है उसके लिए इन 4 गुणधर्मों का पालन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। तो हमें कहीं भी ग्रुप चेक करना होगा तो हम इन 4 गुणधर्मों को चेक करेंगे कि अगर ये चारों गुणधर्म सही सही संतुष्ट हो रहे हैं तो ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मैंने कोई भी एक समुच्चय जी मान लिया इसमें क्या है, एक आदमी है। कैसा आदमी, जिसके 2 हाथ, 2 पैर और एक मुंह है। तो सच दैट ये क्या है, एक आदमी है। ऐसा कोई समुच्चय मान लिया मैंने, आदमी है। और संक्रिया भी तो स्टार ही बोलूं, बाद में चेंज करेंगे। स्टार क्या है, इसके अंदर एक द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया मतलब यह है कि अगर मैं इस आदमी को इसी आदमी से संक्रिया करवाऊं तो मुझे अगर यहां आदमी मिले तो मैं कहूंगा ये जी में बिलोंग करेगा, और जी में बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, सामर्थ्य गुणधर्म हो जाएगा। लागू होता है। ऐसे मैं बाकी कंडीशन से भी चेक कर लूंगा। लेकिन अगर मैं इस आदमी को इस आदमी से संक्रिया करवाऊं और मुझे यहां आदमी की बजाय लुगाई मिल जाए, आदमी न मिले, तो ये क्या है, ये मैं कह दूं कि बिलोंग नहीं करता जी में। यहां लुगाई मिल गई, आदमी को आदमी से संक्रिया करवाई तब, तो इसका मतलब ये है सामर्थ्य गुणधर्म लागू नहीं होगा। या ऐसा हो जाए कि ये सामर्थ्य गुणधर्म लागू नहीं होगा, इसका मतलब मैं कहूंगा कि एक पहली कंडीशन फेल हो गई, और पहली कंडीशन फेल हो गई कि आदमी को आदमी से संक्रिया करवाई और लुगाई मिल गई। हालांकि ऐसी मिलती नहीं है फोकट में। तो ये क्या है, ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। तो मतलब अगर गुणधर्म सही होते जा रहे हैं तो हम चेक करते रहेंगे, चारों के चारों अगर सत्य हो गए तो ग्रुप बन जाएगा, और एक भी फेल हो गया तो ग्रुप नहीं बनेगा। तो हमने बात की ग्रुप की, बाकी हम देखते हैं और एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।